हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ लेसन लेकर चल रहे हैं, जो कि आपको बताया गया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। और आपकी कंपटीशन के लिए तो पूरा एकदम भरमार तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी, आई होप डू यू नो अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। I hope do you know about that in 16th century that was narrated that there is no relation between energy and mass। ये 16वीं शताब्दी में ऐसा बताया जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में कोई रिलेशंस नहीं है। दैट मीन्स द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में कभी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। बट इन 19th सेंचुरी फर्स्ट ऑफ ऑल आइंस्टीन defines that there is a relation between energy and mass. The total energy of any body that is converted by the mass। जो द्रव्यमान है ऊर्जा द्वारा ही, मतलब जो ऊर्जा होता है द्रव्यमान द्वारा, और द्रव्यमान जो ऊर्जा से एक दूसरे से रिलेटिव होता है। उन्होंने एक इक्वेशन बताया E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर C is a light of speed of light, do you know that the speed of light is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second। That means there is a relation between energy and mass। The total change of energy that is dependent the change of mass, delta m into c square। That means द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। That is first of all एक्सप्लेन आइंस्टीन, ठीक है। इसलिए इसे हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो हमारे एटम्स हैं उनको 2 टाइप्स में एक्टिविटी होती है इनके बीच में बताया गया। जैसे कि हम इसको जानते हैं युग्म विनाशक। इसमें क्या होता है, बताया जब टू अपोजिट्स जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स होते हैं, वह दोनों क्या होते हैं, जब एक दूसरे से संयुक्त होकर होते हैं तो अपने मतलब क्वालिटी होती है उसको लॉस ऑफ करके क्या होता है, फोटॉन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे -1 बीटा 0 और +1 बीटा 0। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट मीन्स पॉजिट्रॉन, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, हमारे hν एक फोटॉन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इन दोनों का लोप हो जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर इनहिलेशन, मतलब युग्म विनाशक। युग्म जो दोनों पेयर थे उनका क्या हो रहा है, विनाश होकर के कोई एक दूसरा फोटॉन किरण वहाँ पे बन रहा है। दैट इज एक्टिविटी नोन एज द पेयर हिलेनेशन। इसका अपोजिट होता है पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन क्या होता है, बताया था कि व्हेन फोटॉन दैट्स ब्रेक इनटू द 2 opposite types of charge, that is hν breaks down in -1 बीटा 0 and +1 बीटा 0। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच में क्या होता है, टूटता है, तो इस फिनोमिना हम क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। युग्म उत्पादन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, देखिए 2 अपोजिट टाइप्स ऑफ चार्ज डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो इसको हम उत्पादन बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। मास डिफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। दैट मीन्स द्रव्यमान क्षति। मास डिफेक्ट, डू यू नो अबाउट द मास डिफेक्ट। बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ, देखिए यू नो दैट्स द टोटल weight of any atom that is depend on its nucleus total number of proton and neutrons। मतलब इसका जो टोटल नाभिक का जो मतलब पूरे परमाणु का जो भार होता है, बताया था इसके नाभिक के भार पे डिपेंड करता है, इसे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। दैट मीन्स जिसको हम मतलब कंबाइंस रूप में न्यूक्लियस बोलते हैं।
इन पर डिपेंड करता है। बट देखा जाए तो मतलब टोटल जो इसका जो वास्तविक द्रव्यमान होता है इसके प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से क्या होता है, कुछ कम होता है। इस कमी को ही, इस लॉस ऑफ मास को ही हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल्स में अगर आपको बताएं, जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझिए 6C12 इसका जो एक्चुअल मास है दैट इज द 12 AMU। 12 AMU इस प्रकार से है, एटॉमिक मास यूनिट होता है इसकी। बट अगर हम इसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हम निकालें तो डू यू नो दैट देयर आर 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। द टोटल एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट मीन्स 1.00056 एंड 1.0029। आई होप जब इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो दैट विल बी द ग्रेटर देन 12 पॉइंट समथिंग। क्या हो रहा है, 12 से अधिक हो रहा है ना, तो इसका जो एक्चुअल मास होता है, एक्चुअल मास दैट इज द लेस देन इट्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, दैट्स लॉस ऑफ मास नोन एज द मास डिफेक्ट। द्रव्यमान क्षति क्या होता है, मैंने समझने की प्रयास कीजिए। जो किसी भी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान होता है इसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान क्या होता है, कुछ कम होता है। जैसे एक्चुअली बताया था कि टोटल जो परमाणु का जो मास होता है उसके न्यूक्लियन पर डिपेंड करता है। बट अगर एक्चुअल मास देखा जाए तो उसके न्यूक्लियनों द्रव्यमान क्या होता है, कुछ कम होता है। इसी कमी या क्षति को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति अगर हमें निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, द्रव्यमान क्षति बराबर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान मतलब प्रोटॉनों का प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान, दैट इज द लॉस मास डिफेक्ट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान में से इसका वास्तविक द्रव्यमान हम घटा देंगे और हमारा द्रव्यमान क्षति निकलता है। सिंपल सा है। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा होता है, डू यू नो दैट्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट इज बाउंडेड टू ईच अदर इट्स न्यूक्लियस। जो मतलब नाभिक में हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो इस नाभिक से प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अलग करने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए जितने हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा बंधे होते हैं, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। तो इस न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ने के लिए, दैट मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक दूसरे से अलग करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है दैट इज द बंधन ऊर्जा। इसको हम बोलते क्या, बंधन ऊर्जा। तो उस नाभिक से प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों को अलग करने की जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसका नोटबुक आप बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं बिना टाइम लॉस किए। बहुत ही बेस्ट और बेजोड़ टॉपिक है जो अगली टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। अब हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में आपको मिलेगा न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, नाभिक की ऊर्जा। बताया था किसी भी नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक ऊर्जा द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक, तो दैट्स एनर्जी नोन एज द न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी टू टाइप्स का होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, बताया जाता है कि जब कोई
भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में ब्रेक्स होता है। When a big nucleus that is break down is two equal or greater than next nucleus that is known as the nuclear fission। इसमें क्या होता है कि भारी नाभिक दो छोटे या मतलब दो छोटे नाभिकों में क्या होता है, टूटता है। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। जैसे कोई नाभिक है, मान लीजिए यूरेनियम है 9238, जब इस पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन्स की, तो यह दो भागों में ब्रेक हो जाता है, बेरियम और थोरियम, इन दोनों में ब्रेक्स हो जाता है। अब इसमें से 3 अलग न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। अब यह फिर 2 भागों में टूट जाता है, इसमें से फिर 3 नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, यह भी 2 भागों में ऐसे टूट जाता है। अब यह भी 2-3 भागों में ऐसे टूट जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन सी दैट देयर विल बी ए चेन। नाभिक न्यूक्लियर विखंडन क्या होता है, जब एक भारी नाभिक 2 समान नाभिकों में टूटता है तो इस क्रिया में क्या होती है, एक लॉट ऑफ एनर्जी फाइंड होती है। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको नाभिक विखंडन ऊर्जा बोलते हैं। और यह अधिक भागों में टूटना जो होता है हमारे क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन में आप इक्वेशन है कैसे पढ़ते होंगे, से यूरेनियम 92 238 में जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह बेरियम प्लस क्रिप्टॉन इस प्रकार से अलग अलग नाभिकों में क्या होता है, वह टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एनर्जी भारी मात्रा में प्राप्त होती है जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और टोटल फिनोमिना दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर फिजन। दैट्स न्यूक्लियर फिजन इन टाइप्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ। यहाँ देखिए एक चेन बन जा रहा है। ठीक है, एक बाउंडेड चेन फिजन्स और एक अनबाउंडेड होता है। बाउंडेड में क्या होता है कि मतलब दैट्स ऐसा मतलब रिएक्शंस जो कि किसी एक्सटर्नल सोर्स द्वारा उसको हम कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जिसको हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और यह अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया मैंने बताया दैट्स रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज नोन एज द बाउंडेड चेन फिजन्स रिएक्शंस। मतलब जिसको हम बाहरी विधि द्वारा किसी रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स में जैसे हमारे न्यूक्लियर जो हमारे परमाणु भट्ठी होता है, नाभिकीय रिएक्टर जिसको हम बोलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है हमारे इस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसको एक्सटर्नल सोर्स द्वारा हम रोक पाते हैं। ठीक, और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द रिएक्शन व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स दैट इज नोन एज दैट अनबाउंडेड चेन फिजन्स रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स द्वारा हम रोक नहीं पाते। ये रिएक्शन तब तक होता रहता है जब तक कि इसका टोटल मास जो होता है वह डिस्ट्रॉय नहीं होता है, पूरा पूर्ण से समाप्त नहीं होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा परमाणु बम, एटम बम जो होता है हमारा, दैट इज अनबाउंडेड चेन रिएक्शंस फिजन्स होता है। मैंने बताया परमाणु बम जैसे कोई भी मतलब छूटता जैसे ही वो तब तक क्रिया उसकी चलती रहती है जब तक कि उसका पूर्ण रूप से जो मास होता हुआ समाप्त नहीं होता है, तब तक वो रिएक्शन चलता रहता है। ठीक है, आई होप इसको समझ पाए होंगे आप लोग। न्यूक्लियर फ्यूजन है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसमें बताया जाता है कि जब कोई 2 भारी नाभिक संयुक्त होकर के कोई 2 छोटे नाभिक संयुक्त होकर किसी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो कोई 2 स्मॉल न्यूक्लियस
that is combines to each and make a big nucleus that is known as the nucleus fission। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन के दो समस्थानिक 1s2 प्लस 1s2 that is makes 2He4 and a loss of energy यहाँ से विथड्रॉ होती है, that is न्यूक्लियस फिजन। इसमें दो नाभिक, दो छोटे नाभिक देखिए, हाइड्रोजन के दो समस्थानिक कंबाइंस होकर क्या कर रहे हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं और इस क्रिया में एनर्जी मुक्त होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस फिजन, नाभिक की संलयन, जो हमारे हाइड्रोजन बम होते हैं। हाइड्रोजन बम जो होते हैं वो नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित होते हैं। यह क्या होता है कि जैसे दो छोटे नाभिक संयुक्त होते हैं, फिर वह संयुक्त होते हैं, इस प्रकार से एक चैन बनता रहता है जो कि जल्दी समाप्त नहीं होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है हमारे परमाणु बम की तुलना में और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, दैट इज आल्सो वेरी डेंजरस। तो इसमें एक टॉपिक्स और हम लोग टच करने का प्रयास करेंगे। हमको मिलेगा जैसे नाभिकीय रिएक्टर, तो इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। नाभिकीय रिएक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैक्सिमम हर बार यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इसी को न्यूक्लियर पाइल बोलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्ठी। परमाणु भट्ठी क्या होता है, देखिए जैसे मतलब एक ऐसा संयंत्र होता है जिसके कारण जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एनर्जी को फाइंड कर पाते हैं, ठीक है, विद्युत को उत्पन्न कर पाते हैं, ऊर्जा को भारी मात्रा में प्राप्त कर पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो लाइट्स के सिस्टम बहुत इजीली फाइंड होते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे रूरल एरिया होते हैं, जैसे हमारे जितनी डेजर्ट्स टाइप्स डिस्टेंस मतलब प्लेस हैं, वहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी को फाइंड करने के लिए अलग अलग सिस्टम यूज किए जाते हैं, पवन चक्की लगाए जाते हैं, परमाणु भट्ठी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो परमाणु भट्ठी में कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है जानना, पार्ट्स का यूज क्या है और वह किस सिस्टम पे कार्य करते हैं, वह जानना इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रकार से एक दीवार होती है, बड़े से मकान की तरह बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ बारीक छिद्र करके कुछ प्लेट्स और कुछ धातु के छड़ लगाए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे ईंधन हो गया, सोर्स जो हम यूज करते हैं, ईंधन हो गया, परिरक्षक हो गया, शीतलक हो गया और मंदक हो गया, नियंत्रक छड़े हो गया, नाभिकीय रिएक्टर्स मैंने बताया कि नाभिकीय रिएक्टर से ऐसा संयंत्र होता है जिसकी सहायता से क्या होता है, हम लोग भारी मात्रा में ऊर्जा को प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है। ऊर्जा को फाइंड करने का एक ऐसा सोर्स होता है। जैसे मैंने बताया डेजर्ट एरिया जितनी भी होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए होते हैं। इसमें ईंधन मतलब जो ऐसा पदार्थ जो कि अभिक्रिया को संचालित कर सकता है, जिसके कारण से अभिक्रिया चलती रहती है कंटिन्यू। जैसे हमको क्या होता है, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वैसे ही
इस भट्टी को चलाने के लिए जिस पदार्थ की रिक्वायरमेंट पड़ती है दैट इज द ईंधन। इसमें जैसे क्या होता है यूरेनियम 92 235 और यूरेनियम 92 238, यह ईंधन के लिए पोलोनियम से भी इसमें यूज किया जाता है। तो ये जो होते हैं पदार्थ जो रिएक्टर्स को चलाने में सक्षम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। परिरक्षक बोला जाए तो परिरक्षक बताया जाता है जो हमारी नाभिकीय रिएक्टर्स बनाए जाते हैं वह काफ़ी मोटी रेत कंक्रीट की दीवार द्वारा बनाई जाती हैं ताकि जो रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ हानिकारक कीड़े निकलती हैं जो कि उस दीवार को वेद करके बाहर जा सकती है और वहाँ का वातावरण काफ़ी नष्ट कर सकती हैं। और उसके साथ उसके से क्या होता है कैंसर होते हैं, रेडिएशन निकलते हैं। तो इस कारण से जो दीवार होती है उसको काफ़ी मोटी रेत कंक्रीट बालू सीमेंट डालकर बनाई जाती है। इस दीवार को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षक बोलते हैं। शीतलक क्या होता है, बताया जाता है जब इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसमें बालू रेत की जो यूज द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम परिरक्षक बोलते हैं। शीतलक क्या होता है, जब ना इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो बहुत क्या होता है जो दीवार होती है काफ़ी हमारी हीट हो जाती है। दीवार हीट हो जाने के कारण से यह गल जाने की संभावना होती है। तो इसमें क्या होता है हमारा H2O गैस प्रवाहित किया जाता है, उस पर पानी का बौछार लगाया जाता है, पास में जो नाली उनी बना दी जाती है, अगल बगल फवारा ऊपर से दिया जाता है ताकि जो हमारा सिस्टम हो कुछ ठंडा होता रहे जिसके कारण से वह गल ना हो सके, ठीक है, उसी को हम शीतलक बोलते हैं। मंदक क्या होता है, जैसे अभिक्रिया बहुत फास्ट होने लगता है तो भी उसके लिए खतरनाक होता है, अभिक्रिया को कंट्रोल करना पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो उसको D2O उसको हम भारी जल बोलते हैं। D2O जब उसमें डाल दिया जाता है क्या होता है कि अभिक्रिया कुछ मंद हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है, जिसके कारण से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज द मंदक। नियंत्रक छड़े क्या होते हैं, इसमें बताया था कैडमियम की छड़े लगी होती हैं, कैडमियम की छड़े लगी होती है क्योंकि कैडमियम जो होता है यूरेनियम का विष उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है, एंटीवायरस कार्य करता है। वह क्या करता है जबकि अगर जिससे रिएक्शन को हमें बंद करना है, भट्टी को बंद करना है तो उसमें कैडमियम की छड़ें डाल दी जाती हैं, वो छोटे छोटे बारीक छेदें बनाई गई होती हैं, इसमें कैडमियम की छड़ें डाल दी जाती है। तो जो यूरेनियम के साथ वह रिएक्शन करता है तो जो हमारी अभिक्रिया होती है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और जब उसको स्टार्ट करना होता है उस कैडमियम की छड़ को निकाल दिया जाता है, वो एयर उसमें से प्रोसेस होता है, न्यूट्रॉनों के साथ वो रिएक्शंस करने लगता है, फिर से अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो हमारे नियंत्रण के छड़ों के रूप में कैडमियम का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोलर एनर्जी, जिसको हम सौर ऊर्जा बोलते हैं। इसके बारे में भी जान लीजिए, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। देखिए इसमें सौर ऊर्जा का जो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हमारे इस समय जो मतलब पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बहुत से संसाधन बहुत से मतलब ऐसे चल रहे हैं, सिस्टम चल रहे हैं उसको बहुत से मतलब कंट्रोल करने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, तो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सौर ऊर्जा बताया जाता है, देखिए इन 16वीं सेंचुरी ऐसा माना जाता था कि जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जो सूर्य में ऊर्जा होती है वह नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त होती है, नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त होती है। सभी लोगों ने बताया कि उसमें क्या होता है कि कार्बन्स और हाइड्रोजन्स और दोनों संयुक्त होकर के मतलब रिएक्शंस करते हैं जिसके कारण से वहाँ पर विखंडन होता है और विखंडन कारण ही सूर्य द्वारा ऊर्जा हमें मिलती है। बट जिस आधार से ऊर्जा वहाँ से लॉस हो रही थी उसके आधार पर बताया गया कि लगभग 100-200 हज़ार वर्ष मतलब 100-200 हज़ार वर्ष बाद सूर्य की ऊर्जा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, 100-200 साल बाद देखा गया तो जितना प्रारंभ में सूर्य के पास ऊर्जा था उतना ही ऊर्जा रह गया। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, यह नाभिकीय विखंडन द्वारा नहीं होता। इसको जैसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 1 लाख जूल ऊर्जा है, अगर डेली 100 जूल ऊर्जा सूर्य द्वारा क्या हो रही है, बाहर निकल विखंडित हो रही है, तो कितने दिन चलेगा, 1000 दिन चलेगा, 1000 दिन ही चलेगा ना। तो बट 1000 दिन बाद भी देखा गया तो सेम टू सेम ऊर्जा वैसे ही था। तो उन्होंने वैज्ञानिकों ने बताया कि नाभिकीय विखंडन द्वारा नहीं हो रहा, क्योंकि नाभिकीय विखंडन द्वारा अगर जो सूर्य द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो रही है, अगर ऐसा होता तो अब तक कभी सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह समाप्त हो गई होती। तो उन्होंने बताया कि नहीं, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। इसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ संयुक्त होकर के
मतलब एक चैन द्वारा उसमें ऊर्जा को क्या होता है कि जिसे वह लॉसेस करता है, फिर वह जैसे हम लोग कार्बन साइकिल पढ़े हुए, ठीक है, तो मतलब यह इसमें कन्वर्ट होता है या फिर इसमें कन्वर्ट होता है, फिर या इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ऊर्जा में भी सेम ऐसे ही होता है। नाभिकीय संलयन जो हमारे सूर्य की ऊर्जा होती है वह नाभिकीय संलयन पर डिपेंडेंट होती है। दैट मीन्स ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होकर फिर वहाँ पे चली जाती है। तो ऊर्जा का कोई भी उसमें भाग जो है वह लॉस नहीं होता है। जो हमारा सौर ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसको अच्छा से समझ में आया होगा तो अपने बीच में से शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।